मगर जेब के सारे सामान तो भैरव सिंह जी अभी अभी बगल में खड़े हुए नरेंद्र मोदी के कुर्ते में डाल चुके थे। ये दास्तान शुरू होती है बरस 1948 से। मुल्क नया नया आज़ाद हुआ था तो तमाम ऐसी रियासतें बची हुई थीं जिनका अभी तक भारतीय संघ में विलय नहीं हुआ था। ऐसी रियासतों में शासन अभी भी राजा महाराजाओं के द्वारा ही चलाया जाता था। एक ऐसी ही रियासत थी सीकर, जहां अभी भी शासन राव राज कल्याण सिंह के द्वारा ही चलाया जाता था। सीकर में ही एक पुलिस कांस्टेबल हुआ करता था, नाम था भैरव सिंह। एक ऐसी ही आम सी शाम थी कि ड्यूटी से लौटने के बाद भैरव सिंह का मन फिल्म देखने का करने लगा। सीकर के भीतर एक बड़ी मशहूर फिल्म टॉकीज हुआ करती थी, हरदयाल टॉकीज, जिस टॉकीज के मालिक सीकर राजघराने के राजपुरोहित हुआ करते थे। पुरोहित यानी राजतंत्रीय शासन व्यवस्था में नंबर 2 की हैसियत का पद, यानी शासन पर उसका प्रभाव राजा के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा होता था। मगर ये बात भैरव सिंह को शायद मालूम नहीं थी। भैरव सिंह कांधे पर वर्दी का बिल्ला चस्पा किए टॉकीज के भीतर पिक्चर देखने पहुंच गए। अब जब कांधे पर वर्दी का बिल्ला हो तो हाव भाव में हनक आ ही जाती है। ऐसे ही आती जाती किसी बातचीत के चलते टॉकीज के मैनेजर से भैरव सिंह का झगड़ा हो गया और भैरव सिंह ने आओ देखा ना ताओ वर्दी की हनक में टॉकीज के मैनेजर के गाल पे एक सन्नाटेदार चांटा रसीद कर दिया। मगर भैरव सिंह को शायद इल्हाम नहीं था कि यह टॉकीज किसकी है। मैनेजर ने इस कांस्टेबल की शिकायत राजपुरोहित से की, राजपुरोहित ने राजा से की और राजा ने एसपी से संपर्क साध के सीधा कांस्टेबल भैरव सिंह को महल में तलब कर लिया और भैरव सिंह के सामने 2 विकल्प छोड़े, या तो नौकरी से तत्काल इस्तीफा दो और या तो राजतंत्रीय व्यवस्था में सीकर राजघराने की धारा 123 के तहत का मुकदमा झेलो। भैरव को लगा मुकदमेबाजी में फंसने से बेहतर है नौकरी से ही त्यागपत्र दे दो और चुपचाप अपने गांव की ओर निकल चलो। भैरव ने तत्काल महल में खड़े खड़े त्यागपत्र लिखा और तत्काल गांव की ओर जाने का इरादा पक्का कर सामान बांध पगडंडियों के सहारे अपने घर जा पहुंचे। बस फिर गांव पहुंचना था तो करना ही क्या था, लग गए खेती बाड़ी में। भैरव के एक बड़े भाई हुआ करते थे बिशन सिंह, जो सीकर के ही एक हाई स्कूल विद्यालय में शिक्षक के पद पर तैनात थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर इकाई अध्यक्ष के पद पे भी तैनात थे। ये वो दौर हुआ करता था जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उंगली थामे हुए चेहरे खुद उंगली पर नजर आया करते थे। ऐसे में बिशन सिंह बहुत जल्द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आला नेताओं की नजर में चमकने लगा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह कैलेंडर के पन्ने फड़फड़ाने लगते हैं, दिन हफ्ते महीने बरस गुजरने लगते हैं। गर्मियों के मौसम की एक आम सी दोपहर थी कि राजस्थान की कुख्यात रेतीली आंधी ने सीकर के गांव गलीचों को धूल धूसरित कर दिया था। शाम होते होते आहिस्ता आहिस्ता जब आंधी का जोर मंद पड़ा तो घरों को बुहारा जाने लगा। गांव लौटे हुए बिशन सिंह और भैरव सिंह भी अपने घर को बुहारने में ही लगे हुए थे कि अचानक एक लंबे कद का धोती कुर्ता पहने हुए शख्स बिशन के घर आ धमका। ये कोई और नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी थे, जो बंटवारे में पाकिस्तान से भागकर राजस्थान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यभार संभाल रहे थे। जनसंघ के सांगठनिक महामंत्री के तौर पर 1952 के प्रथम लोकसभा चुनाव में जनसंघ को उपयुक्त उम्मीदवार दिलवाने की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और इसी सिलसिले में दूर सीकर शहर से बिशन सिंह का पता पूछते पूछते आंधी का सामना करते हुए पैदल बिशन सिंह के घर आ धमके थे। आडवाणी बिशन के सामने बिशन को सीकर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव देते हैं जनसंघ के टिकट पर, मगर बिशन साफ तौर से इनकार कर देते हैं। हाँ, ये जरूर कहा कि आप चाहें तो मेरे छोटे भाई भैरव सिंह को ले जा सकते हैं, ये वैसे भी खाली रहता है, खेती बाड़ी ही कर रहा है, ऐसे में ये आपका काम भली प्रकार से कर देगा। आडवाणी ने भी थोड़ा बहुत सोचा, मगर अब क्या था कि जनसंघ के पास भी कोई बहुत अधिक चेहरे तो थे नहीं और राजस्थान के भीतर अधिक से अधिक विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करना जनसंघ की सबसे बड़ी चुनौती थी। ऐसे में आडवाणी को लगा कोई बात नहीं, बिशन सिंह नहीं भैरव सिंह
जिताने की जिम्मेदारी तो हम ही को निभानी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, भैरव सिंह को ही जनसंघ का टिकट दिए देते हैं। भैरव सिंह को टिकट मिला, भैरव सिंह ने चुनाव लड़ा और क्या खूब लड़ा, जी तोड़ मेहनत की, ऊंट पे बैठ बैठ कर दिन रात गांव गांव का दौरा किया, हर चौखट का दरवाजा खटखटाया और इसका इनाम भी भैरव सिंह को सीकर की जनता ने बहुत जल्द दे दिया। जब 1952 के ही प्रथम विधानसभा चुनाव के भीतर भैरव सिंह विधानसभा चुनाव जीतकर सदन पहुंचे और यही वो मोड़ था जिस मोड़ के बाद भैरव सिंह शेखावत ने पीछे पलट कर नहीं देखा, जनसंघ के भीतर अपना ऐसा सफरनामा गढ़ा जिस सफरनामे के बूते जनसंघ की युवा त्रिमूर्ति के तौर पर अटल आडवाणी और भैरव सिंह शेखावत विख्यात हो गए। और ऐसा नहीं था कि इन गुजरते वर्षों में महज संगठन के भीतर ही भैरव सिंह की हनक बढ़ी थी, सूबे के भीतर भी भैरव सिंह ने वो तमाम राजनीतिक ऊंचाइयां हासिल की जो ऊंचाइयां हासिल करने का ख्वाब कोई भी राजनेता देखा करता है। 3 दशक के राजनीतिक सफर के दौरान ही भैरव सिंह शेखावत ने विधायक से नेता विपक्ष से सरकार में मंत्री और सरकार में काबीना मंत्री से सूबे के मुख्यमंत्री तलक के पद का सफर तय कर लिया था। ये बरस 1978-79 का था जब एक आम सी दोपहर थी और भैरव सिंह शेखावत एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक के साथ दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे हुए थे, किसी काम से बाहर जा रहे थे। असल में उस रोज भैरव सिंह शेखावत के साथ उनका सूटकेस हाथ में था में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वो प्रांत प्रचारक कोई और नहीं, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, जो उन दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक हुआ करते थे। मोदी भैरव सिंह शेखावत का एक किस्सा सुनाते हुए बताते हैं कि एक रोज मैं दिल्ली हवाई अड्डे पर भैरव सिंह शेखावत जी के साथ बैठा हुआ था कि अचानक दूर से मुझे एक शख्स आता हुआ नजर आया। भैरव सिंह जी ने जैसे ही उस शख्स की ओर देखा, तत्काल अपने कुर्ते की जेब में रखे हुए सारे सामान मेरी जेब में डालने लगे। मुझे समझ नहीं आया भैरव सिंह जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब वो चेहरा करीब आया तब मुझे इल्हाम हुआ वो कोई और नहीं, चंद्रशेखर जी का चेहरा था। चंद्रशेखर जी जो भैरव सिंह शेखावत जी के परम मित्र हुआ करते थे और भैरव सिंह शेखावत जी के सामने पड़ते ही गले लगने से पहले चंद्रशेखर जी ने भैरव सिंह जी के कुर्ते की दोनों जेबों में हाथ डाला और कुछ टटोलने लगे, मगर जेब के सारे सामान तो भैरव सिंह जी अभी अभी बगल में खड़े हुए नरेंद्र मोदी के कुर्ते में डाल चुके थे और ये बात चंद्रशेखर को मालूम नहीं थी। तो चंद्रशेखर को लगा भैरव सिंह जी की जेब खाली है। खैर दुआ सलाम हुआ, हालचाल हुआ, बैठकर प्यार भरी 2 बातें हुई और इसके बाद चंद्रशेखर अपने रास्ते और भैरव सिंह और नरेंद्र मोदी अपने रास्ते। असल में भैरव सिंह शेखावत को पान गुटखा खाने की बड़ी बुरी आदत थी और चंद्रशेखर को गुटखा और पान से सख्त नफरत थी। तो चंद्रशेखर जब भी भैरव सिंह से मुखातिब हुआ करते थे, भैरव सिंह के कुर्ते की जेब में हाथ डाल जो भी गुटखा पान मसाला रखा होता था उसे निकाल कचरे के डब्बे में फेंक दिया करते थे। उस रोज भी भैरव सिंह को चंद्रशेखर का चेहरा देख तत्काल अपनी जेब में पड़े हुए गुटखे और पान मसाला के पैकेट्स याद आए, इसीलिए उन्होंने तत्काल उन पैकेटों को नरेंद्र मोदी की जेब में डाल दिया ताकि उन पैकेटों को कूड़े के डब्बे में ना फेंका जाए। खैर आहिस्ता आहिस्ता दौर आगे बढ़ता है। भैरव सिंह शेखावत सूबे की सियासत में सक्रिय रहते हैं और उधर चंद्रशेखर केंद्र की सत्ता के समीकरणों को साधते हुए आहिस्ता 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 सत्ता के द्वार तलक जा पहुंचे थे। सत्ता के द्वार यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चंद्रशेखर वो इकलौते राजनेता हैं जिन्होंने जिंदगी भर कभी काबीना मंत्री का पद नहीं लिया, कभी किसी सरकार में कोई पद नहीं लिया। चंद्रशेखर की शपथ थी वो शपथ लेंगे तो सीधा देश के प्रधानमंत्री की, अन्यथा नहीं ही लेंगे। शायद चंद्रशेखर को भी ना इल्हाम रहा हो कि वक्त इतनी जल्दी उनकी ये मुराद पूरी कर देगा। असल में हुआ क्या, 1989 के लोकसभा चुनावों में राजीव गांधी की सत्ता छिनी बाया बोफोर्स, जिसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने, मगर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी और वाम दलों के समर्थन के सहारे विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार चल रही थी।
जैसे तैसे भारतीय जनता पार्टी और वाम दल एक दूसरे के साथ समर्थन बिठाते हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार चला ही रहे थे कि तभी आ जाती है 23 अक्टूबर 1990 की वो तारीख, जब राम रथ पर सवार लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव थाम देते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी हो जाती है। आडवाणी की गिरफ्तारी होते ही भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार से समर्थन वापसी की घोषणा कर देती है, जिसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिर जाती है। इसी दौर में राजीव गांधी की कांग्रेस पार्टी संपर्क साधती है चंद्रशेखर से, जिनके पास महज 55-60 सांसदों का एक समूह था। राजीव गांधी खुद चंद्रशेखर को प्रस्ताव देते हैं कि वो राष्ट्रपति के पास सरकार बनाने का दावा पेश करें, हम आपकी सरकार को बाहर से समर्थन देंगे। चंद्रशेखर को देश के हालातों पर नजर डालते हुए यही फैसला सबसे उचित लगा और चंद्रशेखर ने राष्ट्रपति के पास जाकर सरकार बनाने का दावा ठोक दिया। राजीव गांधी ने बाहर से समर्थन दे दिया, सरकार चलने लगी। चंद्रशेखर देश के 8वें प्रधानमंत्री के तौर पे अपना कार्यभार संभालने लगे। अब किस्मत का खेल देखिए, जिस कालखंड में चंद्रशेखर की मनचाही मुराद बिन मांगे पूरी हो रही थी, उसी कालखंड में चंद्रशेखर के सबसे जिगरी यार भैरव सिंह शेखावत के सर पर जड़ा हुआ राजस्थान के मुख्यमंत्री का ताज उनके सर से खिसक जाने को बेताब नजर आ रहा था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि जब दिल्ली के भीतर विश्वनाथ प्रताप सिंह सत्ता पर काबिज थे, तब दिल्ली के भीतर जनता दल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन दिया हुआ था। इन्हीं दिनों राजस्थान के भीतर विधानसभा चुनाव हुए थे, जिन चुनावों के भीतर जनता दल और भारतीय जनता पार्टी का वही दिल्ली वाला गठबंधन लागू हो गया था, जिसके चलते इन दोनों ने आपस में मिलकर सरकार बना ली थी। भारतीय जनता पार्टी के पास 200 में से 85 सीटों का आंकड़ा था और जनता दल के पास 55 सीटों का। दोनों ने मिलकर एक मजबूत प्रचंड बहुमत की सरकार स्थापित की थी, जिसमें बड़े भाई होने के नाते मुख्यमंत्री का पद भारतीय जनता पार्टी की झोली में आया था और भैरव सिंह शेखावत सूबे के मुख्यमंत्री बन चुके थे। मगर तभी आती है वो 23 अक्टूबर वाली तारीख, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जनता दल से अपना समर्थन वापस लेती है और इधर राजस्थान के भीतर जनता दल भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लेती है, जिसके चलते भैरव सिंह शेखावत की सरकार पर तलवार लटक जाती है। चूंकि बगैर जनता दल के सदस्यों के सहारे, चूंकि बगैर जनता दल के भैरव सिंह शेखावत सदन के पटल पर बहुमत सिद्ध कर पाने में असमर्थ थे और इधर राजस्थान के भीतर कांग्रेस और जनता दल के बीच सत्ता के समीकरण कुछ इस कदर सध रहे थे कि ये दोनों दल आपस में मिलकर सरकार बनाने के लिए पूरी तैयारी कर चुके थे। राजस्थान कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हरदेव जोशी दिल्ली में राजीव गांधी से लगातार टेलीफोन पर बातचीत कर कांग्रेस और जनता दल के गठबंधन की भूमिका तैयार कर रहे थे। मगर ठीक तभी एक और टेलीफोन जाता है राजस्थान के मुख्यमंत्री आवास से दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास पर। एक राजपूत रजपूती की आन पर दूसरे राजपूत से दोस्ती की दुहाई पर मदद मांग रहा था। भैरव सिंह शेखावत चंद्रशेखर से मदद मांग रहे थे। ये मदद शायद चंद्रशेखर को बहुत महंगी पड़ सकती थी, मगर रजपूती की आन हो और दोस्त की मदद, चंद्रशेखर कदम पीछे करने वाले नहीं थे, फिर चाहे सत्ता रहे या जाए। सत्ता के समीकरण तो वैसे भी चंद्रशेखर का साथ ज्यादा दे नहीं रहे थे। चंद्रशेखर को इल्हाम था ये सत्ता बहुत दिनों तक उनके पास नहीं रहेगी, ऐसे में अपने दोस्त की मदद ही क्यों ना कर दी जाए। चंद्रशेखर ने फोन मिलाया जयपुर स्थित जनता दल के अपने नेताओं को और जिसके बाद दिल्ली में जैसी जनता दल की टूट हुई थी विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर के खेमे की, बिल्कुल वैसी ही टूट राजस्थान के भीतर हुई। चंद्रशेखर के इशारे पर जनता दल दो फाड़ हुई और 22 सांसदों वाला जनता दल के सदस्यों का समूह भैरव सिंह शेखावत के साथ आकर जुड़ गया, जिसके तहत भैरव सिंह शेखावत के कुल सदस्यों का आंकड़ा 100 को पार कर 107 पहुंच गया और भैरव सिंह शेखावत की कुर्सी बच गई। मगर चंद्रशेखर के इस सियासी दांव की जानकारी राजीव गांधी को जो ही मिली, राजीव ने तत्काल चंद्रशेखर की सरकार से समर्थन वापसी का मन बना लिया। मन तो वो काफी दिनों से बना रहे थे, मन बनाकर ही उन्होंने चंद्रशेखर को समर्थन दिया भी था, मगर इस फैसले ने जरा रफ्तार को और अधिक तीव्र कर दिया और अब राजीव बहाना ढूंढने लगे कि किस बहाने के तहत चंद्रशेखर की सरकार से समर्थन वापसी की घोषणा की जाए। और बहाना बहुत जल्द मिल गया।
या तैयार किया गया। एक सामान्य सी शाम थी। राजीव गांधी के आवास के सामने लगी चाय की टपरी पर हरियाणा पुलिस के 2 सिपाही बैठकर चाय पी रहे थे। इस बाबत जानकारी राजीव गांधी से मिलने आए एक कांग्रेस नेता ने राजीव गांधी को दी और बस राजीव गांधी के दिमाग में समूचा खाका तैयार हो गया कि वो किस कदर चंद्रशेखर की सरकार से समर्थन वापसी करेंगे। राजीव गांधी ने कांग्रेस नेताओं को निर्देश दिया कि वो इन 2 सिपाहियों के मामले को जासूसी का मामला बताते हुए चंद्रशेखर की सरकार के खिलाफ ही विरोध प्रदर्शन करें कि चंद्रशेखर की सरकार राजीव गांधी की जासूसी करा रही है। चंद्रशेखर राजीव के इस दांव को भली भांति समझ गए और इससे पहले कि राजीव गांधी चंद्रशेखर की सरकार से समर्थन वापसी की घोषणा करें, सदन के पटल पर चंद्रशेखर ने ही अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी और इस तरह चंद्रशेखर की देश के प्रधानमंत्री के पद से विदाई हो गई, जो विदाई टल सकती थी अगर चंद्रशेखर अपने यार की मदद न करते।